आप कर लेते हैं, ठीक है, फास्ट में। ये कौन सा डिसऑर्डर है? अर्थराइटिस कौन सा डिसऑर्डर कहते हैं इसको, बताइए। किसी को नहीं पता? मस्कुलर डिसऑर्डर है सर। मस्कुलर डिसऑर्डर है सर। स्केलेटल मस्कुलर डिसऑर्डर के अंदर ये आता है, ठीक है। स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है। बैक पेन, आईबीडीपी, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस और अर्थराइटिस। अर्थराइटिस हमने देख लिया था। अर्थराइटिस क्या होता है? इसको संधिवात कहते हैं आयुर्वेद की भाषा में। या तो जॉइंट्स के एक और एक से ज्यादा जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन या स्वेलिंग होना अर्थराइटिस कहलाता है। इसके दो टाइप्स जो है आयुर्वेद में देखते हैं कि अस्थिगतवात या ऑस्टियोआर्थराइटिस, और रूमेटॉइड अर्थराइटिस या तो संधिगतवात। ये तो मोस्टली कॉमन टाइप है ये दो। और एक हमने देखा था गाउट के बारे में। इसमें इसके सिम्टम्स देखा कि जैसे जॉइंट्स में रेडनेस आ जाएगा, स्वेलिंग आएगा, टेंडरनेस, सॉफ्ट हो जाता है, वार्मथ रहेगा, लिंकिंग होगा, लॉक हो जाएगा, स्टिफनेस और वीकनेस। ये हमारे कुछ कॉजेस थे। टाइप्स में ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस और ये अंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ये क्या था हमारा? इसका अन्य नाम क्या है? ये इसका अंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस क्या कहते हैं इसको, बताइए। इसका अन्य नाम क्या है? नहीं याद है? इसको कहते हैं बम्बू स्पाइन, याद है? बम्बो स्पाइन। बम्बू स्पाइन सर। बम्बू स्पाइन कहते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद चौथा था गाउट। हाँ, ये कुछ जॉइंट्स के कुछ मेन एलिमेंट्स थे कि क्या क्या होता है। लिगामेंट, आर्टिकुलर कार्टिलेज, कैविटी, जहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड रहता है, फिर साइनोवियल मेम्ब्रेन, बोन मैरो, ठीक है, कॉम्पैक्ट बोन। ये कुछ स्ट्रक्चर्स आपने एनाटोमी में भी पढ़ा होगा। ऑस्टियोआर्थराइटिस था कि ये क्या है? एक हाइलिन कार्टिलेज का डिजीज है, कहते इसमें इन्फ्लामेशन आ जाता है उस जॉइंट्स पे, या स्वेलिंग आ जाना। और ये क्यों होता है? ज्यादा हैवी, जैसे ओबेसिटी में ज्यादातर देखने को मिलता है। ओवरलोडिंग हो गया, ये क्यों? ओबेसिटी की वजह से। इनस्टेबिलिटी हो गया, माल अलाइनमेंट हुआ, रिपीटेटिव माइक्रोट्रोमा की वजह से, या फिर एज का भी फैक्टर रहता है इसमें। एज जैसे जैसे बढ़ेगा धीरे धीरे क्या होता है, बॉडी हमारे बोन्स जॉइंट्स क्या होगा, वीक होना शुरू हो जाएगा, और वो डिजेनरेशन आना शुरू हो जाता है उसमें। इट लूजेज इट्स एबिलिटी टू ऑब्जॉर्ब टू द नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। ये अपनी एबिलिटी जो ऑब्जॉर्व करता है वो एबिलिटी खो देता है। जैसे आपने बाइक में भी देखा कैसे शॉक ऑब्जर्वर्स रहते हैं, वैसे इसमें भी रहता है जॉइंट्स में। फिर लीड्स टू वेरियस इंजरीज टू द जॉइंट। और इसमें क्या होता है कि रिलीज होता है, एंजाइमिक रिलीज होता है, ठीक है। और फिर उसके आर्टिकुलर कार्टिलेज को डैमेज करना शुरू कर देता है वो इंसान। फॉर्मेशन ऑफ न्यू बोन, जिसको आप ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं, इसके वजह से भी होता है। इन्फ्लामेशन, ज्वाइंट्स स्पेसिस प्रोग्रेसिव लॉस्ट ओवर ए पीरियड ऑफ, मतलब धीरे धीरे ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो है उसमें ज्वाइंट्स में स्पेस आना शुरू हो जाता है, और फिर इन्फ्लामेशन का कारण रहता है। इस तरह से देखो इरोजन शुरू हो जाता है, ब्रेक डाउन शुरू हो जाएगा। ये कार्टिलेज में, ये कार्टिलेज का है ना, मेनली इशू क्या है कार्टिलेज में। देखो ये कैसे दरारें आ गई है, जैसे दीवारों में दरारें आती है ना, वैसे कार्टिलेज में आ जाता है। ये एक्सपोज हो जाता है, बोन्स रोडिंग शुरू हो जाता है। ये बोन स्पर्स आना, देखो ये जो है ना बोन्स के साथ ये छोटे 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 बोन्स फॉर्मेशन भी करने लग जाता है। न्यू फॉर्मेशन ऑफ बोन हो जाता है, जिसको ऑस्टियोफाइट अभी हमने बताया। ये इज अ कंडीशन ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी था, इसका डिटेल नहीं पूछेगा। क्लिनिकल फीचर में जैसे पेन होता है, हीट सेंसेशन, स्वेलिंग, स्टिफनेस, मसल वीकनेस, डिफॉर्मिटी, ज्वाइंट लॉकिंग, इनस्टेबिलिटी, स्लोनेस इन मूवमेंट, ये रहते हैं। इसमें मेडिसिन एलोपैथी में क्या देते हैं, एक मेडिसिन देते हैं पेन मैनेजमेंट के लिए।
एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स देंगे, ब्रेसिंग करवाते हैं, एक सपोर्ट के जैसा रहता है, ये भी सपोर्ट देंगे। इसके बाद सप्लीमेंट्स में, अगर सप्लीमेंट की वजह से हो रहा है में, तो विटामिन या फिर कैल्शियम देते हैं। जनरली प्री स्टेजेस में, प्राइमरी लेवल पे जनरली ये विटामिन और कैल्शियम की वजह से ही ये होता है, तो उनको कहते हैं कैल्शियम की गोली खाओ। फिर लास्ट स्टेज तो होता है सर्जरी करानी पड़ जाती है, ठीक है। यौगिक मैनेजमेंट में रहता है, ये हमारे काम का, ये आपको हो सकता है पोस्चर करेक्शन कराना चाहिए, डाइट प्रॉपर होना चाहिए, ब्रीदिंग प्रैक्टिस करवाइए, स्ट्रेंथनिंग आना चाहिए, ज्वाइंट स्ट्रेंथनिंग वाला एक्सरसाइज कराना है, और होल्ड कराएंगे तो पेन फ्री लिमिट तक होल्ड कराना है। दर्द हो जाए तो छोड़ देना है, ऐसा नहीं कि पेन हो रहा है फिर भी होल्ड किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना। कंट्राडिक्शंस में आपको ज्वाइंट्स ट्विस्टिंग वाले पोज को अवॉइड करना है। पद्मासन जैसे करते हैं जिनको ओए है, तो पद्मासन उनको नहीं करना चाहिए। बॉडी वेट बियरिंग वाले जो है वो अवॉइड करना, वो ज्यादा इफेक्ट करता है। इसलिए कहते हैं कि जिनको ज्वाइंट्स पेन है उनको ज्यादा स्टैंडिंग नहीं करनी है पोस्चर्स, और ज्यादा देर खड़ा नहीं रहना है, ये ध्यान रखना है। सिटिंग वाले करिए। आसन में ये कुछ आसन आपको मैंने बताया था, अर्थ कटी चक्रासना, बैक बेंडिंग है, ये ताड़ासन कीजिए, त्रिकोणासन है, पवन मुक्त आसन, वो भी लिमिटेड स्ट्रेच तक। कोबरा है, नौकासन, पश्चिमोत्तानासन, एक बार। लेकिन अगर पश्चिमोत्तानासन, अगर बैक पेन भी है तो अवॉइड करिएगा उस टाइम पे, है ना। फिर प्राणायाम में सारे प्राणायाम आप कर सकते हैं, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन, योग निद्रा इज वेरी गुड, है ना। लेकिन सीवियर बैक पेन है तो उस वक्त क्या करते हैं, प्रिकॉशंस लेना चाहिए। अगर बैक पेन है उस टाइम पे, देखो हमने क्या बताया, तो आर्थराइटिस बता रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि बैक पेन भी होता है, तो अपने को जो ये प्रोटोकॉल है चेंज हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना, है ना। रूमेटाइड आर्थराइटिस ये क्या है, रूमेटाइड आर्थराइटिस में भी आप देखोगे कि स्मॉलर जॉइंट्स जनरली इन्वॉल्व होता है। मस्ट रिमेम्बर, छोटे छोटे सिमेट्रिकल ज्वाइंट्स जो हैं, जैसे कि पैर के अंगूठे या फिंगर्स हो गया, हाथ के उंगलियां हो गई, रिस्ट ज्वाइंट हो गया, ये सब ज्वाइंट्स पे ये होता है इन्फ्लामेशन, ठीक है। इन्फ्लामेशन ऑफ साइनोवियम बिकॉज ऑफ द ओन इम्यूनिटी सिस्टम, ठीक है। इसको ऑटो इम्यूनिटी डिजीज भी कहते हैं। और पेरिफेरल्स, जो हमारे सिमेट्रिकल पेरिफेरल्स ज्वाइंट्स हैं, और जिसको आप पॉली अर्थराइटिस समझ सकते हो, वहां पे इरोजिव होना शुरू हो जाता है। ये क्या है, पॉली जो सिमेट्रिकल पेरिफेरल्स हैं, छोटे छोटे पांचों उंगलियों के देखो ज्वाइंट्स, ये है सिमेट्रिकल पेरिफेरल ज्वाइंट्स, वहां पे इरोजन आना शुरू, वहां के बोन्स में इरोजन आना, स्वेलिंग आना शुरू हो जाता है, और डिजेनरेट होना, ये कार्टिलेज का स्टार्ट डिजेनरेटिंग एंड डिमिनरलाइजेशन ऑफ द बोन। क्लिनिकल फीचर्स में मॉर्निंग स्टिफनेस जनरली रहेगा, वेट लूजेस इसमें ज्यादातर होने लग जाता है, वेट लॉस होगा, पेन होगा, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ रूमेटाइड नोडुल्स, नोडुल्स में जैसे जो गांठें जो बनती है ना, उसको नोडुल्स कहते हैं। ज्वाइंट स्वेलिंग, रेडनेस आना, इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिस्ट, कहाँ कहाँ पे हो सकता है, हाथ में, रिस्ट भी हो सकता है, हाथ में हो गया, समटाइम्स नी में, सर्वाइकल स्पाइन, रिमेम्बर सर्वाइकल स्पाइन, सारे जो स्पाइन के बाकी ज्वाइंट्स इन्वॉल्व नहीं है इसमें। फिर शोल्डर है, एल्बो, टीएमजे भी है, हमने बताया था ना इसके फुल फॉर्म टीएमजे को, याद है किसी को, टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट। मैंडिकुलर जॉइंट। इस तरह से देखो, हाथ के देखो कैसे इस तरह से बड़ा विकृत हो जाता है हाथ के ज्वाइंट, हाथ के उंगलियां, इस तरह से आपको नोडल्स देखो, ये छोटे 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 क्या गांठें बन गई हैं। ये कार्पल्स में देखो ये कैसे स्ट्रक्चर्स हो गए, डिफॉर्मिटीज आना शुरू हो जाता है इसमें, नोडुल फॉर्मेशन, वैक्यूलाइटिस हो जाना, जैसे इन्फ्लामेशन ऑफ ब्लड वेसल्स को वैक्यूलाइटिस कहते हैं। कार्पल टनल सिंड्रोम, हमने लास्ट टाइम इमेज भी दिखाया था आपको, ठीक है, कि जो बोन्स हैं उसके अंदर भी छोटे जो वेन्स रहते हैं, वो पेन, तो आपको मैं इमेज दिखाता हूँ, आपको इजिली समझ में आएगा। जो लोग कल लास्ट लेक्चर में जल्दी स्किप कर गए थे ना, इसलिए बोलता तुरंत छोड़ा मत करो, लास्ट मोमेंट पे भी बहुत अच्छे अच्छे नॉलेज इसमें मिलता है। ये दिख रहा है इमेज, देखो ये सीटीएस है, कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं इसको। तो ये छोटा सा आप देखो, कार्पल टनल है और कई सारे कार्पल बोन्स हैं, उसके बीच में देखो मेडियन नर्व्स हैं, उस मेडियन नर्व्स का कंप्रेशन होना, इट्स कॉल्ड द
कार्पल टनल सिंड्रोम। ओके, और इसके बाद पल्मोनरी इफ्यूजन होना, इसके बाद पेरिकार्डिक, पेरी सराउंडिंग होता है कार्डियल हर्ट और आइटिस, मतलब कि आपके हर्ट के आसपास जो है इन्फ्लामेशन हो जाना, एनीमिया, ब्लड की कमी, ऑस्टियोपोरोसिस, कैल्शियम के डिग्रेड होना ही ऑस्टियोपोरोसिस कहलाता है। एलोपैथी में वैसे ही पेन किलर देते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देंगे, है ना, रोमेटाइड ड्रग्स देते हैं, एंटी रोमेटाइड ड्रग्स देंगे, DMARD कहते हैं इसको, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देते हैं, स्टेरॉइड रिड्यूस द पेन एंड इन्फ्लामेशन, ये क्या करता है आपके इन्फ्लामेशन को कम करता है। स्प्लिंटिंग है ये, सपोर्ट सर्जरी, इसके बाद ये लास्ट स्टेज पर। यौगिक मैनेजमेंट में सारे प्राणायाम आप कर सकते हैं, शुद्धि क्रिया, क्लींजिंग प्रोसेस वो जो है वो आप कर सकते हैं, उससे भी ये क्या होगा, आपका जो वात है वो कम होगा बॉडी में। इसके बाद पित्त का भी कम होता है। मेडिटेशन एंड रिलैक्सेशन करा सकते हैं, और आसन में नन वेट बियरिंग एक्सरसाइज विथ लिमिटेड होल्डिंग, पेन फ्री लिमिट होल्डिंग करना है। इसका ट्विस्टिंग बिल्कुल अवॉइड करना है, कराना ही नहीं है, ट्विस्टिंग को अवॉइड कीजिए जितना हो सके। कंट्राडिक्शन में शीर्षासन नहीं करना, सर्वांगासन, हलासना इज नॉट गुड, पद्मासन भी डेवलप स्टेज में नहीं करना चाहिए। इसके बाद एंक्लाइजिंग स्पाइटिस हमने बताया, इसको बम्बू स्पाइन कहते हैं। आपने देखा होगा कि ये जो हेल्दी स्पाइन होती है वो एस कर्व, ये शेप रहता है उनका एस, लेकिन जैसे ही जिनको रहता है बम्बू स्पाइन, उनमें देखना ये जो हमारे लंबर वाला रीजन है वो स्ट्रेट हो जाता है, कर्व नहीं रहता। ये देखो यहाँ से यहाँ तक थोरैसिक से लेकर हमारे नीचे लंबर तक स्ट्रेट है, इसलिए इसको बम्बू स्पाइन कहते हैं। और देखो यहाँ पे एंक्लाइजिंग स्पाइन किस तरह से ये डैमेज हो रखा है, ये दिख रहा है आपको, किस तरह से डैमेज हो रखा है ज्वाइंट्स वर्टिब्रास के। तो ये नहीं करना है। ज्यादातर फोन यूज करना, या बच्चे जो होते हैं बैग आगे लटका के इससे जाते हैं, तो उसके वजह से भी सॉरी, बच्चे जो पीछे बैग लटका के चलते हैं, तो वो मेंटेन करने के लिए वो बॉडी को आगे की तरफ झुका लेते हैं, उनको भी ये चीजें बम्बू स्पाइन होता है। ऑटो इम्यून डिजीज है ये, खासकर यंग मेल में होता है। सार्कोइलिक ज्वाइंट एंड पेरिफेरल ज्वाइंट्स इफेक्ट करता है। पैथोफिजियोलॉजी आप ये सब डिटेल में मत चाहिए अभी। क्लिनिकल में लो बैक पेन होगा, ऑब्वियसली लो बैक पेन क्यों होगा, क्योंकि जो एस स्ट्रक्चर्स था हमारे लंबर का वो कैस्ट्रेट हो गया है। मॉर्निंग स्टिफनेस होगा, ओके, पेन एट द साइट ऑफ द टेंडन, लॉस ऑफ द लंबर लार्डोसिस, इसको कहते हैं लंबर लार्डोसिस, जो हमारे लंबर पे होता है ना, अभी हम बैक पेन में पढ़ेंगे वहां पे आएगा इससे। फॉरवर्ड बैंड पोस्चर्स मैनेजमेंट में सेम पेन किलर्स देते हैं, एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स देते हैं एलोपैथी में। हम यौगिक मैनेजमेंट क्या देखते हैं, ये हमारे काम का है। सारे प्राणायाम आप कर सकते हैं, चेस्ट एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, जैसे भुजंगासना हो गया, ओपन आर्म स्ट्रेच हो गया, कैमल पोस्चर हो गया, अर्ध चक्रासना हो गया, ये सारे आप कर सकते हैं। चक्रासन हो गया, इंक्रीज लंग्स कैपेसिटी, ऐसे एक्सरसाइज करिए जो लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाए, इस तरह की एक्सरसाइजेस आप करनी है। आसन में विद इन पेन फ्री लिमिट तक आपको आसन करना है, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर अगर दिक्कत आ रही है तो अवॉइड करना है, क्योंकि इसमें फॉरवर्ड बैंड भी है, तो आपको इसमें ध्यान देकर करना है। या तो फिर फॉरवर्ड बैंड करते हैं तो नी को फोल्ड करके आगे की तरफ झुकिए थोड़ा, एक लिमिट तक। चेस्ट ओपनिंग आसन में भुजंगासन, धनुरासन, ताड़ासन, चक्रासन, ट्विस्टिंग में उद्राकर्षण, एंटी सॉरी अर्ध मत्स्येंद्रासन, बैक बेंडिंग सेतुबंधासन, राजकपूतासन, फॉरवर्ड बेंडिंग में पश्चिमोत्तासन। इसको भी आप बड़ा एक लिमिट तक करना है। मेडिटेशन करिए, रिलैक्सेशन करिए योग निद्रा। गाउट हमने पढ़ा, गाउट में क्या था, एक यूरिक जो एसिड क्रिस्टल्स हैं वो हमारे ज्वाइंट्स पे इस तरह से जमा हो जाता है, और उसको क्या करता है, ज्वाइंट्स को इन्फ्लामेट कर देता है, स्वेल कर देता है। उसकी वजह से बहुत ऐसा लगेगा कि सुई चुभ रहा है। यहाँ पे क्या होता है, यूरिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है बहुत सारे, इसकी वजह से ये पेन होता है। रात को कोशिश करो दाल वाल ना खाओ, चना के दाल, ये सब, इससे क्या होता है, यूरिक एसिड बढ़ता है। यूरेट क्रिस्टल है वो ज्वाइंट्स पे डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है, राइज इन सीरम लेवल ऑफ यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। एक्यूट एंड क्रॉनिक होता है, स्टार्टिंग
और जैसे कि ज्यादा पुराना होगा क्रोनिक लेवल का। ठीक है, सूडोगॉट इसको कहते हैं, जिसमें डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम पायरोस्फेट क्रिस्टल कैल्सिफिकेशन ऑफ कार्टिलेज ऑन्ट्रोकाइट। मतलब आप सीधे समझिए कि कैल्शियम पायरो पायरोस्फेट का डिपोजिशन होना ही सूडोगॉट कहलाता है। ये अचानक से होता है, सडन। स्पाइनल कंडीशंस, ये हमें आज पढ़ना है। अभी तक की कहानी ये थी। ठीक है, समझ में आ गया ना? रिवीजन हमने करा दिया एक बार फिर से आपको। अब यहां से समझिए कि स्पाइनल कंडीशन में क्या क्या चीजें आती हैं जो हमारे स्पाइन से रिलेटेड इश्यूज होते हैं। ठीक है, वो है जैसे कि बैक पेन भी कहीं ना कहीं स्पाइन से ही है, और इसके अंदर ये कई सारी चीजें आती है स्पाइन बैक पेन में ही। स्क्लेरोसिस है, लार्डोसिस है, काइफोसिस है, साइटिका है। ठीक है, साइटिका आप जानते हो, बड़ा फेमस है ये टर्म, है ना। स्पॉन्डिलोलिसिस है, स्पॉन्डिलियोथिस। ये डिटेल इतना आपको देखो, इसमें ना कुछ ही आपको पढ़ना है, सारे नहीं पढ़ना है, ये चीज याद रखना। ठीक है, बट मैंने मेंशन कर दिया है, जो भी आप उसको पढ़ लीजिए। लेकिन सारे ही आपके सिलेबस में नहीं है, कुछ ही है सिलेबस में, जैसे पीआईबीडी है, प्रोलैप्स इंटरवर्टिबल डिस्क है, एक आई थिंक साइट का है या नहीं है। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए सब टर्म, बैक पेन में क्या क्या टर्म्स होते हैं। ठीक है, तो आपको स्पाइन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन स्पाइन में तो पता होने चाहिए भाई, कितनी हड्डियां होती हैं, है ना, कितने वर्टिब्रास होते हैं। पता है किसी को? अभी तो मैंने दिखाई दिया है, चलो देखो। 33 बोन्स होते हैं, 33, जिसमें 7 सर्वाइकल के होता है, याद कर लीजिएगा, सब वेरी इंपॉर्टेंट। 12th में थोरासिक, कि आपके एनाटॉमी में काम आएगा। 12 थोरासिक होता है, ये पेयर होता है ना, 12 24 इस तरह से पेयर होता है ये। और 5 लंबर, 5 सेक्रल, और 4 कॉकिक्स। ये क्या होता है कॉकिक्स? ये फ्यूज हो जाता है। 4 जो है ये फ्यूज होता है अलग अलग, जैसे। अच्छा कोई बताओ, बच्चों में कितनी होती है हड्डियां? बच्चों में कितनी होती है बताइए, किसी को पता है? वो माइक थ्री अनम्यूट जीरो करके बताइए। 306, हेलो 300। एडल्ट में हाँ जी, 206 और बच्चों में 300। 300 होती है। ठीक है, बहुत बढ़िया, सही जवाब। और क्यों होती है 300? क्योंकि ये जो दिख रही है फ्यूज है ना, ये फ्यूज नहीं होता बच्चों में, अलग अलग रहती है। इस तरह से कई सारे ऐसे हड्डियां हैं जो जुड़ी नहीं रहती है। लेकिन जैसे जैसे बच्चों का ग्रोथ होना शुरू होता है, एल्डोसेंट जैसे से होते जाते हैं, वो धीरे धीरे क्या होता है, बोन्स फ्यूज होना शुरू हो जाता है, जिसके वजह से 300 से घटकर 206 पे पहुंच जाता है। सोचो, देखो बच्चों की बॉडी कितनी फ्लेक्सिबल रहती है, मुड़ जाती है। लेकिन जैसे बड़े होते जाते हैं, बॉडी स्टिफ होना शुरू हो जाता है, क्योंकि बोन्स क्या होता है, फ्यूज होना शुरू हो जाता है। बच्चों का शरीर, बॉडी जो बड़ा लचीला रहता है, उस वक्त फ्यूज नहीं होगा। डिस्क 23 और नर्व्स 31 पेयर होते हैं। ये सारे ही स्पाइन से, इसलिए कहते हैं स्पाइन आपकी हेल्दी होना चाहिए, सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी स्पाइन हेल्दी है तो आप स्वस्थ हो, क्योंकि यहाँ से ही तो कई सारे नर्व्स हमारे फैले हुए हैं पूरे शरीर में। आपको पता है ना, नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स होते हैं कितने, 31 पेयर्स हैं। और ये पूरे बॉडी को कमांड करें काम करता है। सोच लो, सारे बॉडी के मूवमेंट्स, ये सब कुछ। ठीक है, ये याद रखना है। स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, ये देखो यहाँ पे है, इस तरह से पूरे शरीर में फैला हुआ है, और वो सारे ही कंट्रोल हमारे स्पाइन से होता है। इसलिए स्पाइन का हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। ओके, सर्वाइकल में 8 पेयर, इस तरह से ये नर्व्स हैं और मूव होता है। इसके बाद थोरैसिक में 12 पेयर, लंबर में 5, सैक्रल 5 पेयर, कॉक्सिक्स 1 पेयर। लिगामेंट ऑफ स्पाइन, ये एक्चुअली व्यू है लिगामेंट का। ये वर्टिब्रास है, और वर्टिब्रास का एक व्यू दिखाया गया, पोस्टीरियर व्यू, लेटरल व्यू, ट्रांसवर्स व्यू, इस तरह से है, कैसे दिखता है वो। ठीक है, तो एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल है, इसके बाद पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल है, लिगामेंटल फ्लैग। ये आप इतना डिटेल में मत जाओ, इतना पूछेगा नहीं एग्जाम में, बस ठीक है, टर्म आप याद कर लीजिए।
सुप्रा स्पेस स्पाइनस लिगामेंट्स हैं, ये देख लो ना, यहाँ से समझ में आ जाएगा। इंटर ट्रांसवर्स लिगामेंट्स है, तो ये दिख रहा है आपको, पहले तो ये समझ लो लिगामेंटल फ्लेवर। ये एक्चुअली ये आपको जो कलर दिख रहा है ना, वायलेट कलर दिख रहा है सबको, वायलेट ही दिख रहा है ना, एक्चुअली ये वायलेट नहीं होता, ये होता है येलो स्ट्रक्चर, येलो, ठीक है, पीला होता है ये, और फैला हुआ रहता है ये इस तरह से लिगामेंटल फ्लम। सुप्रा इस लिगामेंटल, ये किधर है, ये यहाँ पे सबसे पीछे सुप्रा स्पेनस लिगामेंट, इस इंटरट्रांसवर्स लिगामेंट, इंटरट्रांसवर्स लिगामेंट, ये देखो ये साइड से ये जो भी दिख रहा है इंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट, ये स्ट्रक्चर है, ये एक्चुअली एनाटॉमी है। आपने एनाटॉमी में पढ़ा होगा ये सब चीजें ऑलरेडी। वर्टिब्रल कॉलम्स, सर्वाइकल, ये आपको मैंने ऐड कर दी थी, कहाँ से कहाँ होता है। तो सर्वाइकल कहते हैं ना, बहुत लोग कहते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया है, तो कहाँ होता है, किस वाले हिस्से में, ये हमारे गर्दन वाले हिस्से में, ये देखो, ओके, ये हो गया सर्वाइकल। ये थोरैसिक कर्व है, जहां पे हमारे चेस्ट रीजन काम करता है, थोरैसिक वर्टिब्रास यहाँ पे रहता है, ओके। लंबर, यहाँ पे लंबर, लंबर कर्व है, यहाँ पे लंबर वर्टिब्रास है, ठीक है। तो अगर किसी को लंबर लार्डोसिस है तो कहाँ होगा वो, लंबर वाले रीजन में, ठीक है। इसके बाद है सेक्रम, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट राइट दो साइड में सेक्रम होता है, इस सेक्रल कर्व्स कहते हैं इसको। और ये देखो, इसे पूंछ के लाइक स्ट्रक्चर होता है, टेल बोन्स, और सबसे ये नीचे कॉप्टिजेनियल वर्टिब्रा, इसको आप टेलबोन भी कहते हैं। कई सारे लोगों को इंजरी यहाँ पे होती है, या कभी गिर गए किसी पे, तो ये बोन्स डैमेज हो जाता है, वहां पे प्रॉपर एक सपोर्ट मिलता है कि आपको वो यूज करना है। ये देखो लार्डोसिस, समझते हैं क्या होता है लार्डोसिस, ये होता है लंबर के पास। आपने देखो नॉर्मल स्पाइन कैसा है, बिल्कुल एक नेचुरल कर्व है, ये एस नॉट नेचुरल है, लेकिन जिनको लार्डोसिस रहता है वो देखो अंदर की तरफ चल जाता है। अब बताइए ये किस कंडीशन में होता है, एक ऐसा बताओ किस कंडीशन में जनरल लार्डोसिस होता है। एक कंडीशन आती है महिलाओं में, पता है आपको, प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान जनरली मैक्सिमम महिलाओं को लार्डोसिस होने की संभावनाएं रहती है। क्यों होता है, क्योंकि एब्डोमेन का जो है आगे की तरफ मूव कर जाता है, जिसके वजह से पेट ऐसे फूलता है ना, बच्चे जैसे जैसे ग्रोथ करते हैं पेट धीरे धीरे फूलता जाता है, और ये आगे की तरफ आता है, जिसके वजह से लार्डोसिस होने के चांसेस बढ़ जाता है, ज्यादा कर्व होने शुरू हो जाता है। तो आपने देखना, आप जिन आसपास अपनी फैमिली में जिनको भी प्रेगनेंसी के दौरान उनको कहते हैं बहुत पेन होता है, बैक पेन, लोअर बैठा नहीं जाता, तो ये ध्यान रखना। इसलिए कहते हैं ना कि आजकल प्री नेटल योगा बड़ा चलन में है, इसने योगा करो, प्री नेटल योगा करो, और प्री के बाद फिर प्रेगनेंसी के बाद पोस्ट नेटल योगा, ताकि जो भी बेबी फैट है वो भी कम हो जाए और हेल्थ अच्छा। काइफोसिस में देखो क्या है, काइफोसिस कहाँ किस वाले रीजन में होता है बताइए, स्पाइन के कौन से कर्व पे होता है, सर्वाइकल, मैंने कर्व बताया, क्या जी, थॉरिक्स सर, थॉरिक्स के ऊपर, सर्वाइकल, थोरेसिक, थॉरिक्स। हाँ जी, थोरैसिक इन्वॉल्व है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है थोरैसिक, हाँ सर्वाइकल। ये सॉरी, डायरेक्टली इन्वॉल्व है थोरैसिक और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है सर्वाइकल वाला रीजन, ओके। और ये किस कंडीशन में ज्यादा होता है काइफोसिस, जैसे कुबर, आपने बहुत मोबाइल लोगों को देखा होगा ना, कुबर निकल जाता है, कुबर की बैक पे, अपर बैक पे पेन होता है। तो आप जैसे लैपटॉप ज्यादा चलाते हो, इस तरह से कर्व बनता है, तो मैक्सिमम लोगों को आईटी वाले देखते होंगे, जो कॉर्पोरेट वाले होते हैं, आईटी वाले होते हैं ना, उनको अपर बैक पेन बहुत होता है, या फिर लोअर बैक पेन बहुत होता है। क्यों, क्योंकि ज्यादातर ज्यादा देर तक बैठे रहे हैं वो, तो लोअर बैक पे एक पेन हुआ। ज्यादा अगर पीसी का यूज किया, कंप्यूटर का यूज किया, फोन का यूज किए, तो फिर काइफोसिस होने के चांसेस रहते हैं। लंबे टाइम तक यही स्टडी पोज पे रहते हैं वो, ठीक है। तो काइफोसिस समझ में आ गया, ये हमारे थोरैसिक वाले रीजन को ज्यादा इफेक्ट करता है साल। और ये देखो बड़ा एक फनी ये डायग्राम हमने ऐड किया है, देखो इस तरह से
अच्छा ये बताइए कि सबसे अच्छा पोस्चर इसमें कौन सा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ? फिफ्थ। 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 हाँ जी बिल्कुल सही। ये देखो फिफ्थ में क्या है, गुड पोस्चर को कहते हैं, एकदम सिमेट्रिक है। सर्वाइकल, स्पाइन के कंडीशंस को देखो, ठीक है। सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, कॉक्सिक्स, बिल्कुल एक लाइन पे आपने देखो ये खींचा हुआ है रंडी, बिल्कुल एक हेल्दी स्पाइन का ये कंडीशन है ये। अब सेकंड वाला देख लो, फॉरवर्ड है ये, हेड क्या है, आगे की तरफ झुका हुआ है, देखो ये। तो ये कौन से रीजन को इफेक्ट कर रहा है, हमारे सर्वाइकल वाले रीजन को। थर्ड वन देखो, ये हमारे मिडिल पर। अब इसमें क्या है, थोरैसिक काइफोसिस इसको कहते हैं, यहाँ पे ये डायरेक्टली इन्वॉल्व है ये थोरैसिक वाला रीजन। इसमें कौन सा, सर्वाइकल। अब यहाँ देखो इसमें कौन सा है, लंबर लाडोसिस कहते हैं इसको, लंबर लाडोसिस कहते हैं, ठीक है। ये कहा हुआ, ये देखो ये लोअर बैक जो है आगे की तरफ मूव कर गया है बहुत ज्यादा, इसके वजह से ये होता है। फर्स्ट वन देखो यहाँ पे स्वैंग, मतलब पीछे की तरफ, ये किस कंडीशन में होता है बताइए। आपने एक साइंस में पढ़ा होगा, जड़त्व, इनर्सिया पढ़ा है ना, इनर्सिया। यस सर। यस सर। इनर्सिया में ज्यादातर इस तरह की कंडीशंस आती है ना, जैसे आप बस से जा रहे हो, एक ब्रेक मारते हैं आगे, और फिर जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो अपन पीछे की तरफ जाते हैं बैलेंस करने के लिए, उसी कंडीशन में होता है ना, जी सर। इनर्सिया ही तो है ना। जो साइंस वाले हैं उनको पता, तो ये भी यस सर, वो कंडीशन क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट जिस अवस्था में है उसी अवस्था में बनी रहनी चाहती है, बट मेंटेन इफ यू करने का अप्लाई एनी कोशिश। फोर्स, करेक्ट सर, तो अगर अप्लाई फोर्स ज्यादा हुआ तो फिर इस तरह का कंडीशन आ जाती है। तो उसके वजह से भी ये कंडीशंस, पेन होता है कहते हैं ना कि। और आपको पता है आज का ये कंडीशन ज्यादा क्यों हुआ है? आपने देखो ब्रेकर्स इतने सारे लगे हुए हैं रोड पे, ब्रेकर की कंडीशन बहुत होता है। अगर ब्रेकर पे आपने ध्यान नहीं दिया तो उनको बैक पेन होने के बहुत चांसेस है। डायरेक्ट क्या होता है, कहाँ इफेक्ट पड़ता है, हमारे लोअर बॉडी पे बहुत इफेक्ट, लोअर बॉडी इन सेंस यहाँ पे लोअर स्पाइन पे, बॉडी पे लोअर स्पाइन पे ज्यादा इफेक्ट करता है ये जो ब्रेकर्स होते हैं, ठीक है। अगर आप, और कितना, भाई एक गाड़ी की अपनी लिमिट होती है, कितना शॉक ऑब्जॉर्व करेगा। और ये आईवीडीपी का भी प्रोलैप्स जो होता है, आपने हर्निया सुना होगा, हर्निएटेड डिस्क, हम आगे देखेंगे, जी सर। वो भी एक कंडीशन होता है। जो डिस्क में जो एक जेली होता है, एक जेल टाइप स्ट्रक्चर रहती है, वो बाहर आ जाता है बार 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 बार। अगर आप ऊपर नीचे, जैसे एक कंडीशन होती है, हर एक गाड़ी की अपनी लिमिट है, ये इस शरीर की भी अपनी लिमिट है। एक मैक्सिमम लेवल तक बॉडी शॉक को ऑब्जॉर्व कर सकता है, ठीक है, उसके ज्यादा नहीं, ज्यादा करेंगे तो फिर डैमेज होना शुरू हो जाता है। बैक एंड नेक पेन क्या होता है, पेन इन नेक एंड बैक रीजन अकर्स इन द paraspinal muscles may extended in upper limb and lower limb with or without tingling and numbness. In severe cases, it may result in motor deficit. ठीक है, जो अभी हमने बातें करी इतनी देर से, बस वही है बैक पेन। तो क्या होता है, कारण क्या है? एक तो भाई स्ट्रक्चरल पोस्चरल की वजह से, अगर एक तो बाय बर्थ हो सकता है, या फिर धीरे धीरे अगर आपने लाइफ स्टाइल को ठीक नहीं किया, पोस्चर ठीक नहीं किया, तो उसके वजह से भी हो सकता है। इसको टॉर्टिकोलिस भी कहते हैं, इंजरी, विप्लैस या डायरेक्ट ट्रॉमा। विप्लैस होता है वैसे ही ये वाला कंडीशंस, ये क्या है, विप्लैस इंजरी। इस कंडीशन में गाड़ी में आपको पता है ना, ब्रेक लिए फिर गाड़ी स्टार्ट किए तो बहुत मूव होता है नेक आगे पीछे, हाइपर एक्सटेंशन और हाइपर फ्लैक्शन की वजह से भी सर्वाइकल हो सकता है। सभी प्लस इंजरी कहते हैं इसको अलग से। डायरेक्ट ट्रॉमा, डिजेनरेशन, मतलब माइक्रो ट्रॉमा, इन्फ्लामेशन, अर्थराइटिस एंड इन्फेक्शंस की वजह से
ये पेन होता है। विप्लैश इंजरी समझ में आ गया ना? रेस्टिंग कंडीशन में ऐसा रहेगा, जैसे ही ब्रेक मारे इम्पैक्ट आया, फिर बॉडी या तो आगे जाता है, फिर जैसे ही गाड़ी स्टार्ट किया तो बैक जाता है। इट्स हाइपर एक्सटेंशन एंड हाइपर फ्लैक्शन। स्कोलियोसिस, ये समझ में आ गया। आखिर हम आगे बढ़ेंगे। यहां तक की कहानी समझ में आया? पहले ये बताओ मुझे। आगे बढ़े? जी सर। नहीं आया समझ में क्या? आगे सर। आ गया ना? आगे बढ़ना। फिर माइक अनम्यूट करके बता दिया कि जब पूछे तो, है ना? एस्कोलियोसिस, इसमें होता है कि एस्कोलियोसिस में क्या होता है, लेटरल कार्वेचर ऑफ द स्पाइन। ये जो स्पाइन है ना, जैसे आपने देखा, मान लो ये बैक व्यू अगर देखते हैं, और बैक में तो ऐसे ही रहेगा। बैक व्यू स्पाइन की कैसे रहती है ना, स्ट्रेट रहेगा। लेटरल व्यू में ना कर्व आपको दिखता है, लेटरल व्यू में कर्व दिखता है, लेकिन पीछे से देखोगे तो स्पाइन क्या स्ट्रेट रहेगी। उसमें क्या होता है, लेटरल मूवमेंट हो जाता है इस तरह से। ये या तो ऐसे कर्व बन जाएगा, या तो इस तरह से कर्व बन जाएगा स्पाइन में। ये दिख रहा है, ये स्पाइन है। हेल्दी स्पाइन कैसे है, पीछे से स्ट्रेट है। लेकिन ये थोरैसिक वाले रीजन में देखो, थोरैसिक स्क्लेरोसिस कहते हैं इसको, जहां पे ये लेटरल मूवमेंट हो गया, या तो लेफ्ट चला जाएगा कर्व, या तो राइट चला जाता है, इसी को कहते हैं स्क्लेरोसिस। और थोरैसिक रीजन में हो तो थोरैसिक स्क्लेरोसिस। अब लंबर रीजन में अगर लेटरल मूवमेंट हो गया है स्पाइन का, या तो लेफ्ट या तो राइट अपने जगह से, तो उसको हम लंबर स्कोलियोसिस कहते हैं। अगर इन्वॉल्व है थोरैसिक एंड लंबर दोनों, तो हम कहते हैं थोरैको लंबर स्कोलियोसिस। दो रीजन। अगर इस तरह से, ये तो या तो लेफ्ट होगा या तो राइट होगा, लेकिन अगर थोरैसिक लेफ्ट है और लंबर राइट है, तो क्या हो गया, ये मिक्स्ड कंबाइंड स्कोलियोसिस या तो मिक्स्ड स्कोलियोसिस कहलाता है। यौगिक मैनेजमेंट में क्या देखेंगे, नाड़ी शोधन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज बता दिया। नाड़ी शोधन कीजिए, रिमूव द कॉजेज ऑफ माल अलाइनमेंट। एक प्रॉपर पोस्चर आपको करेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। माल अलाइनमेंट वही हो गया कि आपका जो मुंह माल अलाइनमेंट की प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं है बॉडी का, उसको माल अलाइनमेंट कहते हैं। उसको ठीक करना है, उसको रिमूव करना है। आसन में अर्धकटी चक्रासना, वो डिपेंड करता है, आसन चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू ये दिस प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो वैरी कर सकता है हर एक, वो डिपेंड करता है पेशेंट के कंडीशन पे, याद रखना। लेकिन नॉर्मली अर्धकटी चक्रासना, अर्धमत्स्येंद्रासना, एक पादराज कपूत आसन, गौमुखासन, त्रिकोण आसन, मेडिटेशन और रिलैक्सेशन कर। ये अलग से मैंने ऐड किया। नॉर्मल में इस तरह से ये बैक व्यू है, लेटरल व्यू है। काइफोसिस में ये देखो, लाडोसिस, नहीं ये गलत है, देखो गलत है ना। लाडोसिस में ये वाला दिखाना चाहिए, रेडनेस, या फिर हो सकता है ये होना चाहिए। देखो काइफोसिस हो गया ऊपर, ये लाडोसिस नीचे वाला उल्टा है। फ्लैट बैक, ये इस तरह से पूरी तरह से फ्लैट है। ये बताओ ये कौन सा रीजन कहलाता है, फ्लैट बैक? लंबर रीजन, लंबर लंबर के पास, लंबर बम्बू के पास। स्पाइन, बम्बू स्पाइन एंकुलर पढ़ाया था ना, बम्बू स्पाइन जी सर। स्ट्रेट है, वो याद रखना। और स्क्लेरोसिस ये इस तरह से, या तो लेफ्ट या तो राइट, है ना। लेटरल मूवमेंट होता है स्क्लेरोसिस, ओके। और ये उल्टा हो गया है ना, लाडोसिस, ये यहाँ वाले रेडनेस था, ये लाडोसिस लंबर है, कैफोसिस और ये वाले रीजन, क्लियर। स्पॉन्डिलियोसिस क्या होता है, जैसे नो प्राइमरी इन्फ्लेमेशन इन द बिगिनिंग, स्टार्टिंग लेवल में ऐसा कोई इन्फ्लेमेशन नहीं आता। फिर वियर एंड टियर ऑफ द स्पाइन, स्पॉन्डिलोसिस रेफर्स टू अ डिजेनरेटिव प्रोसेस अफेक्टिंग द वर्टेब्रल डिस्क एंड फैसेट ज्वाइंट। ये देखो, ये जो ज्वाइंट है ना, इसको फैसेट ज्वाइंट कहते हैं। एक ब्रीज के जैसे रहता है, याद रखना। हाँ, और उसमें क्या होता है, एक बल्जिंग जैसे उसमें कुछ जेली टाइप एक जो है
बाहर की तरफ बाहर निकलता है। आपको आगे इसमें समझ में आएगा, आगे बताऊंगा। चलिए ठीक है, ठीक है। इस तरह से देखो, ये जो दिख रहा है ना बल्जिंग डिस्क, ये आप पहले ये देखो, ये एक स्टेज देखो, नॉर्मल डिस्क है, इजीली समझ जाओ कि क्या होता है इसको। ये दिख रहा है ना हेल्दी, कहीं पे भी कुछ है, बिल्कुल स्मूथ है। डिजेनरेटिव डिस्क, अब धीरे धीरे इसमें क्या होता है, डिजेनरेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब डिजेनरेशन की वजह से ये देखो, ये हल्का सा नॉब बाहर निकल रहा है, ये जेल है, ये जेल बाहर आ रहा है धीरे धीरे, बल्जिंग डिस्क जिसको कहते हैं। और ये फिर धीरे धीरे यहाँ पे टच हो गया, देखो ये आगे टच करना शुरू करता है, जिसकी वजह से तो कहते हैं इस कंडीशन को कहते हैं हर्निएटेड डिस्क। वो बाहर आ गया आपस, और वो फिर क्या करता है, जो भी हमारे स्पाइनल नर्व्स हैं, ध्यान से सुनना, ये जो बाहर निकला और जो भी हमारे स्पाइनल नर्व्स है उसको टच करना शुरू कर देता है, और फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट होता है, फिर वहां पे दिक्कत आती है। एक तो ये हो गया, इसके बाद जैसे ही ये बाहर निकल गया ना, ये जो थिकनेस है, डिस्क का जो थिकनेस है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो कहते हैं डिस्क डीजेनरेशन विथ ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन, और यहाँ पे डीजेनरेशन होगा और यहाँ पे ऑस्टियोफाइट का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे बोन्स, न्यू बोन्स बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। और इट्स प्रोग्रेस स्लो, इट्स डज नॉट, ये धीरे धीरे होता है, ऐसा नहीं कि तुरंत हो जाएगा, ये बहुत धीरे 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 फिर होता है, ये सडन नहीं होता ये प्रॉब्लम। कॉजेज ऑफ, कारण क्या है, एक तो गलत पोस्चर करना, हम लोग ना कुर्सी पे बैठते हैं और पीछे लटक जाते हैं ना, मतलब, तो फिर वो गलत करता है ये, फिर आपको बैक इश्यूज या फिर इस तरह से डिस्क होना चालू हो जाता है। पुअर मसल स्ट्रेंथ, मसल स्ट्रेंथ अगर पुअर है तो होगा। लॉन्ग वर्किंग आवर, लंबे टाइम तक अगर आप बैठते रहते हैं, सिटिंग ज्यादा है तो भी होगा। ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस, अगर लंबे दूरी तय करते हैं, ठीक है, तो भी ये होता है, रेस्ट नहीं होता बॉडी का। एवरी डे फॉर प्रोलॉन्गेड पीरियड, स्ट्रेस, देखो ये महात्मा इधर भी आ गया, स्ट्रेस की वजह से भी ये होता है। तो स्ट्रेस नहीं करना है आप लोगों को, बिंदास रहना है, मौज में पढ़ाई लेकिन करनी है। क्लिनिकल फीचर में पेन इन नेक एंड बैक, स्टिफनेस रहेगा, पेन रन्स टुवर्ड्स द लिम्स, ये हमारे धीरे धीरे लिम्स या तो लोअर या तो अपर एक्सट्रीमिटीज में जाना शुरू हो जाता है ये, या तो हाथों में नमनेस, या जनरली हमारे पैरों की तरफ जाता है, लोअर लिम्स की तरफ टिंगलिंग होगा, नमनेस होगा। पैथोफिजियोलॉजी में इट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द स्पाइन, ये क्या कहलाता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ स्पाइन कहलाता है। लूजेस द वाटरी कंटेंट फ्रॉम द डिस्क, जो हमारा वाटरी, जो जेल हमने बताया, वाटरी कंटेंट वो क्या होता है, डिस्क से बाहर निकले, जिसकी वजह से लॉसेस होना शुरू हो जाता है। बिकॉज ऑफ द रिपीटेटिव स्ट्रेस, क्रैक्स अपीयर इन द आउटर पोर्शन, dehydrates and the shrinks, limping and discalcification of the butter, लिम्पिंग आना शुरू होगा, डिकैल्सिफिकेशन, डिकैल्सिफिकेशन मतलब कैल्शियम की मात्रा धीरे धीरे कम होने लग जाती है, कहे तो आप ये कह सकते हो, डिकैल्सिफिकेशन ऑफ द वर्टिब्रल डिस्क। लो ग्रेड इन्फ्लेमेटरी चेंज इन फॉर्मेशन ऑफ द ऑस्टियोफाइट, these osteophytes may cause the pressure on nerves and produce the pain along the course of the nerves। अभी बताया था ना, वो धीरे धीरे क्या होता है, हमारे नर्व्स को प्रेशर डालना शुरू करते हैं और वो पेन प्रोड्यूस करते हैं। क्लिनिकल मैनेजमेंट, सेम पेन किलर डालते हैं, पेन अगर है तो पेन किलर देते हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं। इट्स नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन, टेम्पररी सॉल्यूशन। मसल रिलैक्सेंट वाले आपको बताएंगे, पेन देंगे दवाइयां, हीट एप्लीकेशंस, पोस्चर करेक्शन, डाइट एंड रेस्ट, ये जनरली एलोपैथी जो है वो देते हैं, मैनेजमेंट है। योगा में क्या है कि आपको आसन करना है, लेकिन अगर पेन है तो हम उस टाइम पे कोई आसन नहीं कराते हैं, उनको कहते हैं रेस्ट कीजिए। वंस द पेन सबसाइडेड, देन अगर पेन कम हो गया है, बिल्कुल कम हो गया, तो जाके आपको
आसना कराना है, एक्सरसाइज कराना है और पोस्चर करेक्ट कराना है। सर आसना सर्वाइकल मॉडिफिकेशन अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल नीड, हाँ देखो बता देना, सब पेशेंट की अपनी अलग अलग कंडीशंस होती है, उनके नीड के अनुसार से उनको हम एक्सरसाइज कराते हैं। जनरली दंडासन, अर्धकटी चक्रासना, गौमुख, वज्रासना, पद्मासना, मार्जिन। देखो बैकेड में अलग प्रोटोकॉल रहेगा, सर्वाइकल्स में अलग प्रोटोकॉल रहेगा, जो लोअर लंबर वाले हैं उनको अलग प्रोटोकॉल रहेगा। तो इस इश्यूज में जो अपने हमने पढ़ा है बैकेड का, उसमें प्रोटोकॉल कुछ कुछ प्रोटोकॉल चेंज हो जाएगा। बट आपको अगर फंडामेंटल चीज पता है ना, तो आप इजिली डिटेक्ट समझ जाओगे कि नहीं। कॉन्सेप्ट अगर पता है तो आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो, इजिली आप खुद का प्रोटोकॉल बना सकते हो कि हाँ इसमें ये एक्सरसाइज कराना है। तो नेचर ऑफ आसना समझना है, ठीक है, और सिम्टम्स समझना है प्रॉब्लम्स के, दैट्स इट। अगर लंबर है तो अर्धकटी चक्रासना, त्रिकोणासन भी लिमिटेड कराना है। सुप्त उद्राकर्षण, एक पाद उत्तानासना, एक पाद उत्तानासना में भी कहां तक 30 डिग्री लेवल तक ही उठाना होता है, पूरा नहीं उठाना होता। अर्ध शलभासना, सेतु बंद, वेरी गुड, चाइल्ड पोज वेरी गुड, मार्जरी ऑल्सो करा सकते हैं। प्राणायाम, चेस्ट ओपनिंग पोस्चर्स, बंध में मूल और उद्यान कराना चाहिए। जनरली उद्यान को थोड़ा सा अवॉइड करना, बैकेट अगर अपर बैक का है या फिर लंबर का है तो यू कैन अवॉइड उद्याना, लेकिन मूल बंद करा सकते हैं। हमारे जो लोअर सेक्रल रीजन है उसको प्रॉपर एक्टिवेट करें, तो मूल बंद इज गुड बंधा में। उद्यान थोड़ा सा कंट्राडिक्शन है, वो पेशेंट के कंडीशंस को देखते हुए देना चाहिए। मेडिटेशन कराइए, इट्स वेरी गुड, लेकिन अगर सीवियर बैक पेन होगा उस वक्त सिट कोशिश करना है कि मेडिटेशन को भी अवॉइड करना, कि लंबे टाइम तक वो बैठ नहीं पाएंगे या तो लेट नहीं पाएंगे। अगर सीवियर बैक पेन उस टाइम पे फिर चेंज हो जाएगा। कंट्राडिक्शन में शीर्षासन नहीं कराना, वेरी मतलब डेंजरस। मत्स्येंद्रासना, चक्रासना, सुप्त वज्रासन, सर्वांगासन, ये चीजें नहीं कराना। जालंधर बंद सर्वाइकल के कंडीशन में जो जालंधर बंद नहीं कराते, जालंधर बंद कैसे करते हैं, चिन को लॉक करते हैं, फॉरवर्ड बैंड करते हैं। अगर सर्वाइकल फीलिंग को होगा वो तो बढ़ जाएगा, फिर इसलिए नहीं कराते। स्पॉन्डिलियोथेसिस, डिसलोकेशन ऑफ द लंबर सेक्युलर ज्वाइंट, एलएस ज्वाइंट, वहां पे डिसलोकेशन याद रखना बस। ये आपके सिलेबस में नहीं है वैसे, आप यू कैन प्रोवाइड इट। समझने के लिए समझ लीजिए कहाँ पे होता है, ये हमारे लंबर और सेक्रल ज्वाइंट्स के बीच होता है। कौन सा, लंबर का फिफ्थ वर्टिब्रा, L1 to L5 होता है ना स्पाइन का, L1 to L5 लंबर का। तो लास्ट वाला जो हमारे लंबर वर्टिब्राज हैं फिफ्थ, उसको और फर्स्ट सेक्रल को ज्वाइंट, वहां उस ज्वाइंट उसका डिसलोकेशन होना ही कहलाता है। आप देखो कुछ डिग्रियाज हैं, कितने डिग्री तक डिसलोकेशन, 25 टू 50, 50 टू 75, या फिर 75% से ज्यादा अगर है। ये हेल्दी स्पाइन ऐसा रहेगा, जैसे जैसे फर्स्ट स्टेज में देखो ये वाला रीजन मूव होना शुरू हो गया, देखो थोड़ा ज्यादा मूव हुआ, यहाँ पे और ज्यादा मूव हो गया, ये देखो और ज्यादा मूव हो गया। ठीक है, ये ज्यादातर खासकर जो अपन कुर्सी पे बैठ के पीछे रख जाते हैं और हिप आगे की तरफ रहता है, उस टाइम में ज्यादा होता है, जो फोर्थ स्टेजेस रहती हैं। जनरल अपीयरेंस, एसआई ज्वाइंट में पेन होगा, सैक्रोइलिक ज्वाइंट में, बटक्स में, थाई एंड लोअर लेग्स पे। प्रोड्यूटेड एब्डोमेन, ये कब होता है, जब आपका जो पेट बाहर की तरफ, प्रेगनेंसी के टाइम पे भी ज्यादातर होता है ये प्रोड्यूटेड एब्डोमेन, वहां पे क्या होता है, पेट आगे की तरफ फैल जाता है। फ्लैट बटक्स, हार्मस्ट्रिंग टाइट, इस टाइम पे जनरली होता है हार्मस्ट्रिंग टाइट। यौगिक मैनेजमेंट में क्या देते हैं आप, सारे प्राणायाम करवाइए, मेडिटेशन रिलैक्सेशन आप करा सकते हो, ओम चैंटिंग, वेरी गुड। लाइट मोबिलिटी एक्सरसाइजेस, सूक्ष्म व्यायाम आप कीजिए, ट्विस्टिंग वाला थोड़ा अवॉइड करना है, एक्सट्रीम बैक बेंडिंग भी उसको अवॉइड करना है। पवन मुक्त सर आसन दिखाई पे नहीं आ दे सकते रहा हैं, वेरी गुड। एक पाद सर, दिखाई नहीं दे उत्तानासना, रहा। सेम 30 डिग्री पे लिफ्ट करने वाला, पूरा नहीं उठाते हैं, याद रखना, वो अर्ध हलासन हो जाता है 30 डिग्री का। अब एक पाद उत्तानासना, दोनों पैर भी नहीं। सर अनंत शो नहीं आसन, हो रहा सर। हेलो
सर आवाज जा रही है क्या? आवाज आ रही है सर, दिखाई नहीं दे रहा वो जो प्रोजेक्ट आप दिखा रहे हैं। सबको नहीं दिख रहा है क्या? सबको नहीं दिख रहा था क्या? दिख रहा है सर। सर हमें विजिबल है। विजिबल है ना? ठीक तो है। आप रिज्वाइन कर लो और ब्रीज पोज करा सकते हैं विदाउट एक्सट्रीम लिफ्टिंग, बहुत ज्यादा नहीं, अपने कंफर्ट जोन में करना है। हमेशा याद रखना कि जब भी हम कोई क्वेश्चन कराते हैं ना, तो स्ट्रेस के साथ नहीं कराना, बिल्कुल कंफर्ट जोन में कराना, धीरे धीरे कराना, इजी वे में कराना। ये थेरेपी बेस्ड जब आप पोस्टर्स लेते हैं, थेरेपी वाले सेशन लेते हैं, तो उसमें बहुत आपको ध्यान रखने की आवश्यकता हो। दंडासन, एक्टिव हामस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग। दंडासन से मूल बंधा, उद्यान बंधा, इसको उद्यान बंध भी थोड़ा सा ध्यान देके कराना चाहिए। अश्विनी मुद्रा, अश्विनी मुद्रा क्या होता है? एनीवन नोज व्हाट इज द अश्विनी मुद्रा? सर एनस को उसका संकुचन और प्रसारण करते हैं सर अश्विनी मुद्रा में, जैसे आपने हाँ जी, बताया था घोड़ा करता है। हाँ घोड़ा जैसे। तो वो आकुंचन and प्रसारण, प्रसारण किसका? मल गुदा द्वार का है ना, एनस का कॉन्ट्रैक्शन एंड फ्लैक्शन, वो कहलाता है हमारा अश्विनी मुद्रा। देखो पीआईबीडी, प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क, आजकल बहुत लोग ये चीज होता है हर्निएटेड डिस्क। क्यों? अभी जस्ट उस पर हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस करा कि जो हमारा सॉफ्ट ऑब्जर्वर, ये जो जेल रहता है ना, देखो ये बाहर की तरफ धीरे 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 बाहर निकलना शुरू होता है, धीरे धीरे, बड़ा स्लो प्रोसेस होता है। और धीरे धीरे ये बाहर निकलकर जो भी हमारे स्पाइनल नर्व्स है उसको प्रेशर डालना शुरू होता है उस पर, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत आता है। अब तो ये कैसे होता है? 4 स्टेजेस इसमें बताया गया है। डिस्क डिजेनरेशन, प्रोलैप्स होगा, एक्सट्रक्शन और सीक्वेंस्ट्रेशन। ये जो बाहर निकल के आ गया ना, जो भी नर्व्स है उसको डैमेज करता है, उसको प्रेशर डालता है। आउटर और इनर दो चीजों में है बटा हुआ ये फाइब्रस लेयर और जेल टाइप शॉक ऑब्जर्वर। ये देखो शॉक ऑब्जर्वर, ये जेल क्या है? एक प्रकार का शॉक ऑब्जर्वर है। जैसे आप ब्रेक लेते हैं ब्रेकर्स पे, तो आपके बॉडी को शॉक को ऑब्जर्व करता है, ये एक चीज है। और ये देखा जाए तो जहां भी ज्वाइंट्स है सब जगह रहता है ये, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्पाइन नहीं होता है। जेल पोर्शन कम्स आउट of the outer fibrous portion, cracks upper the fibrous layer। ये जो क्या होता है, जो लेयर्स हैं फाइब्रस, उसको डैमेज करता है, क्रैक होके फिर वो नीचे आना शुरू हो जाता है। सेम वैसे ही चीजें हमने यहाँ पे मेंशन कर दी है ऑलरेडी, कैसे हो रहा है। कारण क्या हो सकता है? ट्रॉमा, हैवी रिपीटेटिव, ज्यादा अगर जो बहुत वेट लिफ्ट करते हैं ना, ज्यादा प्रेशर बना, उनकी वजह से भी उनको बहुत होता है। आप देखना जो वेट लिफ्टर्स होते हैं ना, उनको ये ज्यादातर होता है। ठीक है, रिपीटेटिव वेट लिफ्टिंग, हैवी वेट, रिपीटेटिव वेट लिफ्टिंग, ओबेसिटी, क्योंकि बॉडी का वेट धीरे धीरे हमारे जो जॉइंट्स पे है उस पे आना शुरू होता है, और ये जो डिस्क है हमारे वर्टिब्रा के उस पे आता है। स्ट्रेनस एक्सरसाइज, बहुत ज्यादा स्ट्रेनस एक्सरसाइज करने से भी होता है। प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस का हिस्ट्री देखते हैं अपन कि भाई पहले तो नहीं है, इस तरह का कुछ कंडीशन है। मसल वीक रहता है, रॉन्ग पोस्चर, लॉन्ग स्टैंडिंग डिफिशियंसी, अगर जो लोग बहुत देर तक भी खड़ा रहते हैं ना, उनको भी ये चीजें होती है। डिजेनरेटिव चेंजेस, पेन, पेन इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ द पार्टिकुलर नर्व्स इज रेडियोक्यूपैथी, इसको कहते हैं। जैसे साइटिका, अब जैसे क्या होता है साइटिका में, क्या होता है इसमें, साइटिक जो नर्व्स होता है, साइटिक नर्व्स क्या है? हमारे बॉडी का सबसे लंबा नर्व्स कहते हैं। ठीक है, तो जब आप का जो साइट, ये सेक्रल है, वहां से 2 नर्व्स निकलते हैं और वो पैर तक जाता है, पैर नीचे एरी तक। और जैसे ही सेक्रल के पास जो नर्व्स हैं, अगर उस पे दबाव पड़ता है किसी न किसी वजह से, तो वो पूरे पैर, कमर, ये जो सेक्रम से लेकर थाई सी से लेकर धीरे धीरे पूरे नीचे तक, पूरे पैर में झंझनाहट या दर्द महसूस होता है। तो इसमें सबसे अच्छा एक आसन होता है सलभासन, अर्ध सलभासन या सलभासन, वेरी गुड फॉर साइटिका पेशेंट। क्लिनिकल फीचर में क्या होता है? पेन होगा, पेन इन रिस्पेक्टिव लिम्स,
लिम्स मतलब या तो पैरों में इस तरह से होता है, टिंगलिंग होगा, नमनेस होगा, मसल वीक होगा। इन लंबर केसेस में बैक एक्सटेंशन रिलीव्स पेन एंड फॉरवर्ड बेंडिंग एग्जावेटेड पेन। आगे की तरफ जब झुकेंगे लंबर की कंडीशन में, आगे की तरफ झुकेंगे तो पेन बढ़ जाएगा, तो बैक बेंड करते हैं तो पेन रिलीफ होता है। ये एलोपैथी मैनेजमेंट में एनाल्जेसिक्स, पेन किलर्स हैं ये एनाल्जेसिक्स, ये देते हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स देंगे, नर्व्स टॉनिक्स देते हैं ताकि नर्व्स प्रॉपर जो है वर्क करे और पेन नहीं हो नर्व्स, क्योंकि ये तो मेनली नर्व्स का ही तो है खेल। स्टेरॉइड्स देते हैं और डिफिशियंसी करेक्शन, या तो फिजियोथेरेपी या तो योगा थेरेपी भी, सर्जरी लास्ट ऑप्शन है। यौगिक थेरेपी में with individual modification always consult surgeon if any surgery done, मतलब देखो डॉक्टर के कंसल्ट के अनुसार ही करना चाहिए कि भाई पेशेंट का कंडीशंस क्या है, अगर ठीक है करने लायक है वो प्रैक्टिस तो आप उनको करा सकते हैं, जैसे मार्जरी आसन, अर्धकटी चक्रासना, अर्धशलभ आसन, वज्रासन, बेबी कोबरा पोस्चर। बेबी कोबरा पोस्चर कैसा होता है पता है किसी को? ऐसे लेटकर एल्बो डाउन करके, सरल भुजंगासन है ना, सरल भुजंगासन। मकरासना प्राणायाम में नाड़ी शोधन कीजिए, वेरी गुड। रिलैक्सेशन में डीप ब्रीदिंग या फिर योग निद्रा भी ठीक है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, योग निद्रा एक्चुअली ज्यादा टाइम का नहीं, शॉर्ट ड्यूरेशन का। त्राटक, बहित्राटक, अंतर त्राटक, ओमकार चैंटिंग और लास्ट में योग निद्रा, तो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन। तो आप ये करा सकते हैं, शीर्षासन नहीं कराना, पश्चिमोत्तानासन नहीं कराना, पाद हस्तासन भी नहीं कराना है, जिसको आगे की तरफ झुक के जो पैर को टच करते हैं, पाद हस्तासन। पादोत्तान आसन भी नहीं कराते, इसमें भी क्या करता है साइड फॉरवर्ड बैंडिंग होता है। हलासना, सर्वांगासना ये भी नहीं कराना है। मत्स्येंद्रासना ये भी एक्सट्रीम ट्विस्टिंग पोज है, आप वक्रासन करा सकते हो, अदर मत्स्येंद्र या मत्स्येंद्र आसन बहुत ट्विस्टिंग है। ये मत्स्येंद्र आसन एक नहीं, सॉरी, मत्स्य आसन है ना। मत्स्य आसन क्या होता है? फिश पोज, जो लेट कर पद्मासन में करके और गर्दन को फोल्ड करके चेस्ट को ऊपर उठाते थे, जैसा मत्स्य आसन। जालंधर बंद सर्वाइकल के लिए नहीं कराना है जालंधर बंद। कपालभाति इनिशियल पेनफुल स्टेज में ऑफ द लंबर पीआईवीडी में ये भी नहीं करा सकते हैं, नहीं तो पेन बढ़ जाएगा। भ्रस्तिका भी नहीं कराना है। ये साइट का है, आपके थोड़ा सा है, अब देख लीजिए। पेन इन डिस्ट्रक्शन ऑफ साइटिक नर्व्स बताया था ना, लोअर बैक, एब्डोमेन, सॉरी बटक्स, एब्डोमेन, थाई, लोअर लेग एंड फुट। ठीक है, इस तरह से पेन होता है इस जगह पे। स्लिप डिस्क, कारण क्या है? तो स्लिप डिस्क की वजह से हो सकता है, या फिर मसल स्पैज्म होना, पेरिफोर्ड फॉरबिस मसल्स लाइक। ठीक है, आप मस्कुलर सिस्टम जब पढ़ेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा पेरिफॉर्मिस मसल क्या होता है। ये देखो, ये सेक्रल है, लेफ्ट एंड राइट, यहाँ भी एक नर्व्स रहती हैं दोनों साइड, लेफ्ट और राइट साइड। किसी ना किसी कारण से अगर ये नर्व्स वो हो गया, दब गया, या तो फिर हर्निएटेड डिस्क हुआ है, देखो इस तरह से बल्ज क्या बाहर निकल रहा है, तो वो ये जो नर्व्स निकल रहा है इस पे दबाव पड़ रहा है, ये रीजन यहाँ पे, जिसके वजह से ये धीरे धीरे पूरे एरी तक दर्द जाता है। साइटिक। ठीक है, यू हैव एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। थोड़ा सा फास्ट हुआ है, मैं मान सकता हूँ, समझ में आ गया है ना? तो आज का सेशन यही, टाइम भी हो गया है।